गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम यू ऑल टू दिस ब्यूटीफुल चैनल सत्य बायोलॉजी। और मेरा नाम है सत्य कुशवाहा। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो चलिए अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की ब्यूटीफुल सी दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का एक टाइप होता है, और फ्लावरिंग प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं। और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स बोलते हैं। ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने से पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, कि आखिर रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक स्लाइड ले लेते हैं, ब्लैंक स्लाइड, जिस पे आराम से समझते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is the ability of organism to give rise a new organism of its own kind. An ability of organism to give rise a new organism of its own kind. Oh, सॉरी, थोड़ा सा ब्लंडर हो गया है। रिप्रोडक्शन ये कॉमनली होता है एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज a new organism of its own kind, ऑफ इट्स ओन काइंड। ये एक एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जिसके थ्रू वो अपने ही जैसे एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को गिवराइज करता है, बनाता है, पैदा करता है। जैसे ह्यूमन है, वो जब रिप्रोडक्शन करेगा तो वो एक बेबी ह्यूमन बनाएगा। ठीक है। एक एलिफेंट है, वो जब भी रिप्रोडक्शन करेगा तो वो एक बेबी एलिफेंट बनाएगा। एक डॉग है, जब भी रिप्रोडक्शन करेगा तो वो एक बेबी डॉग बनाएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है रिप्रोडक्शन करे और उससे कोई अलग स्पीसीज बन जाए? जैसे ए ने रिप्रोडक्शन किया और बी ने रिप्रोडक्शन किया तो सी बन जाए। यस, इट इज पॉसिबल। इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, दो अलग अलग स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्शन करती हैं। उससे जो स्पीसीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड स्पीसी बोलते हैं। और वो जो स्पीसी होती है वो इन दोनों स्पीसी से डिफरेंट होती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। म्यूल। म्यूल के बारे में जानते हैं आप लोग? इसे कॉमनली हिंदी में खच्चर बोलते हैं। ये कॉमनली यूज होते हैं बोझा वगैरह ढोलने के लिए, और जो जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स भी होती हैं वहाँ पे भी इनका यूज किया जाता है, कुछ चीज़ें इधर से उधर ले जाने के लिए। ये एक हाइब्रिड स्पीसी होती है। ये एक हाइब्रिड स्पीसी होती है। ये किससे किससे बनती है? जब जब मेल डंकी, ये मेल का सिंबल होता है, और फीमेल हॉर्स, जब मेल डंकी और फीमेल हॉर्स आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, मेट करते हैं, इनकी जब मेटिंग होती है, उससे जो बनता है उससे बनता है म्यूल। ओके। रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू गिव राइज अ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन काइंड। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब जब दो अलग अलग स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्शन करती हैं तब एक अलग तरह की स्पीसीज बनती है, जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ओके। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ओके।
रिप्रोडक्शन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? रिप्रोडक्शन के कॉमनली दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और सेकंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स होते हैं। टू पेरेंट इंक्लूड, ओके, टू पेरेंट इंक्लूड होते हैं। टू टाइप ऑफ, इनमें होता है गैमेट फॉर्मेशन होता है। टू टाइप्स ऑफ गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। टू टाइप्स ऑफ गैमेट इन्वॉल्व होते हैं जिसमें से मेल और फीमेल गैमेट होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट, टू टाइप्स ऑफ गैमेट इन्वॉल्व होते हैं और वो होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट। इनके जो इनकी जो डॉटर्स होती हैं, डॉटर्स मतलब इनसे इनके रिप्रोडक्शन करने के बाद जो बेबी बनता है उसमें वेरिएशंस होते हैं। डॉटर्स शोज वेरिएशंस। डॉटर्स वेरिएशन क्यों शो करते हैं? डॉटर वेरिएशंस इसलिए शो करते हैं क्योंकि इसमें दो तरह के गैमेट होते हैं, एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। ये जब दोनों आपस में मिलते हैं, इनका फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद जाइगोट बनता है, तो इसका भी डीएनए इसमें आता है, इसके भी क्रोमोसोम्स इसमें आते हैं और इसके भी क्रोमोसोम्स इसमें आते हैं। इन दोनों के क्रोमोसोम जब आपस में मिलते हैं तब कुछ वेरिएशंस पैदा करते हैं। ठीक है, इन दोनों के जब क्रोमोसोम्स यहाँ पे मिलते हैं तब कुछ वेरिएशंस बनाते हैं। तो इसकी जो डॉटर सेल्स होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली डॉटर सेल्स में वेरिएशंस होते हैं। ओके, ये वेरिएशंस हो जाती हैं। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। नो गैमेट फॉर्मेशन। और इनकी जो डॉटर सेल्स होती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। इनकी जो डॉटर, देखो डॉटर जो वर्ड होता है वो इनके नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज होता है। जैसे कॉमनली हम लोग बोलते हैं सन एंड डॉटर। जो किसी के भी बच्चे होते हैं, सन मतलब होता है लड़का, डॉटर मतलब होता है लड़की, पर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम कॉमनली डॉटर यूज करते हैं। ओके, डॉटर, जो डॉटर्स होती हैं, डॉटर्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट। इनमें जैसे पेरेंट के जीन्स थे, सेम जीन्स इनके डॉटर्स के भी होते हैं और इन्हें उसी वजह से इन्हें क्लोन बोलते हैं। क्लोन क्या होते हैं? क्लोन आर आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट्स। क्लोन ऐसे डॉटर्स होते हैं जो अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, और क्लोन किसके थ्रू क्रिएट होते हैं, किसके थ्रू बनते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं। और जितनी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से डॉटर्स बनते हैं, बेबी बनते हैं, उनमें क्या होते हैं? वेरिएशंस बनते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनता है? क्लोन बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या शो करता है? वेरिएशन शो करता है। ऑलवेज रिमेंबर कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन शो करता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्लोन्स बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम इस चैप्टर पे आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, अब हम इस चैप्टर पे आ जाते हैं। देखिए, इसमें स्टार्टिंग में यही बताया गया है कि जो ह्यूमंस हैं उनका फ्लावर से एक अलग तरह का ही रिश्ता है। अलग तरह का रिश्ता क्या है कि ह्यूमन फ्लावर्स का कैसे यूज करते हैं? ह्यूमन कॉमनली फ्लावर्स का यूज करते हैं एक सिंबल के रूप में, एक सिंबल की फॉर्म में। एक सिंबल की फॉर्म में कैसे? जब उन्हें अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी होती है तो उसे एक सिंबल की फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे जैसे कोई किसी को प्रपोज करने जा रहा है तो वो एक गुलाब लेके जाता है, एक रोज लेके जाता है, रेड वाला रोज। इसमें कलर्स पे भी ध्यान दिया जाता है। ओके, कलर्स पे भी ध्यान देते हैं कि कौन सा फ्लावर कब देना है।
इसमें फ्लावर लेके जाते हैं प्रपोज करने के लिए, और एक स्पेसिफिक टाइप का फ्लावर। ओके, लव को शो करने के लिए एक डिफरेंट फ्लावर लिया जाता है, अफेक्शन को शो करने के लिए डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर, हैप्पीनेस भी, ग्रीफ भी, मॉर्निंग भी, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए काहे का यूज करते हैं, फ्लावर्स का यूज करते हैं। तो ह्यूमंस के लिए ये क्या होते हैं, फीलिंग्स का एक सिंबल होते हैं फ्लावर्स। लेकिन बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है, बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है, बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स और मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एट द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स हैं वो एक साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टडी करने के लिए। इनमें क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं। और क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है ऊपर के कैरेक्टर्स, ऊपर के कैरेक्टर्स इन द सेंस, जैसे हमने फूल को देखा तो ऊपर क्या दिखता है, कलियां रहती हैं उसकी, एक बड नीचे लगी रहती है, हरी हरी सी कली रहती हैं, और उसकी अट्रैक्टिंग कलर की जो होती हैं लीव्स होती हैं, ऐसा ऐसी लीव्स जो उसको अट्रैक्टिव कलर देती हैं। जैसे रोज होता है हमारा, उसमें रेड कलर की रहती हैं, और मैरीगोल्ड होता है उसमें येलो कलर की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव कलर देने वाली लीव्स बोलते हैं, उसे बायोलॉजिकल लैंग्वेज में कोरोला बोलते हैं। ओके, और ये होता है मॉर्फोलॉजिकल। एम्ब्रियोलॉजिकल क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल का मतलब होता है उसकी एम्ब्रियोलॉजी के बारे में समझना, कि उसका ओव्यूल कहाँ है, ओवरी कहाँ है, ओव्यूल में कैसे आके पॉलन ग्रेन मिलता है, कैसे आके उसका फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, ये सब एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा जाता है। ठीक है, अब चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले फ्लावर के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्लावर के कुछ पार्ट्स हैं जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, जो फ्लावर होता है उसमें सबसे नीचे, फ्लावर जब अटैच होता है, फ्लावर अटैच होता है किसी भी पौधे से, किसी भी प्लांट से, तो फिर नीचे से ऐसे निकलता है, इस तरह से ऐसे निकला हुआ होता है। तो फ्लावर का जो सबसे निचला भाग होता है, जो कि जुड़ा हुआ होता है किसी भी प्लांट से, वहाँ से की जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन लीव्स होती हैं किसी भी फ्लावर में। सभी फ्लावर्स में जो उसके नीचे वाली जो लीव्स होती है वो हमेशा ग्रीन रहती हैं, जिसे हम सेपल्स बोलते हैं, सेपल या कैलिक्स, सेपल और कैलिक्स। ठीक है, सेपल या कैलिक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद आती हैं वो लीव्स जो उसे एक अट्रैक्टिव कलर देती हैं। जैसे हम पूछे कि मेरीगोल्ड कौन से कलर का होता है, तो हम बोलते हैं येलो कलर का। तो येलो कलर हमने कैसे जाना, क्योंकि उसकी जो लीव्स हैं वो कलरफुल हैं, लीव्स कलरफुल हैं, और जो लीव्स उसको कलरफुल अट्रैक्टिव नेचर देती हैं, अट्रैक्टिव कैरेक्टरिस्टिक देती हैं, उन्हें पेटल्स बोलते हैं। पेटल्स को ही कोरोला बोलते हैं, पेटल्स को बोलते हैं कोरोला। और ये एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं एक तरह से, एक्सेसरी ऑर्गन होते हैं। कौन कौन, कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला आर द एक्सेसरी ऑर्गन इन अ फ्लावर। ये रिप्रोडक्शन में, ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, पर हेल्प करती हैं रिप्रोडक्शन में एक तरह से। जैसे जैसे इनका पॉलिनेशन होना है, और पॉलिनेशन कौन करेगा, या तो वाइंड के थ्रू होगा, या तो वाटर के थ्रू होगा, वाइंड मतलब हवा के थ्रू, एयर करंट, या तो हवा के थ्रू होगा, या तो वाटर के थ्रू होगा, या तो कोई इंसेक्ट आएगा। ठीक है, या तो कोई इंसेक्ट आएगा, या तो कोई फ्लाई आएगी, वो आके यहाँ से पॉलन ग्रेन्स लेके दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन तक लेके जाइए, या इसी में डालेगी, ऐसे करके होता है ना। तो उसे जो अट्रैक्ट करते हैं वो इसका नेक्टर अट्रैक्ट करता है कॉमनली। नेक्टर, इसमें जो फ्रेग्रेंस होती है उससे अट्रैक्ट होते हैं। जैसे बहुत अच्छी स्मेल आती है तो कीड़े इस पे आ जाते हैं, और इसका अट्रैक्टिव नेचर होता है इसकी लीव्स का, कलरफुल लीव्स का, उससे भी अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक तरह के एक्सेसरी ऑर्गन्स हो गए। फिर बात करते हैं हम इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, स्टेमन, स्टेमन जो होता है वो मेल पार्ट होता है, और पिस्टिल, जो पिस्टिल होता है वो फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, स्टेमन कौन सा होता है और पिस्टिल कौन सा होता है, ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये पार्ट, ये पार्ट, ये होता है स्टेमन।
ये होता है स्टेमन। इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो एक लंबा सा फिलामेंट होता है। क्या होता है? सबसे पहले एक लंबा सा फिलामेंट होता है, और फिलामेंट के ऊपर लगा हुआ था हमारा एंथर। इसके ऊपर हमारा क्या लगा हुआ होता है? एंथर। एंथर लगा हुआ होता है, ठीक है। एंथर लगा हुआ होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है ओवरी, सॉरी ये दिया हुआ है फीमेल पार्ट। इसे मैं येलो से कर देता हूँ। ये जो पार्ट दिया हुआ है, ये जो पार्ट दिया हुआ है, इसे हम बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल बोलते हैं। और जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसे स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके गिरते हैं, ठीक है। और जो स्टाइल होती है, ये लंबा वाला पार्ट होता है। और इसके नीचे जो फूला हुआ पार्ट है, सोलन पार्ट है, उसे ओवरी बोलते हैं। और इसके अंदर होते हैं ओव्यूल। इसके अंदर होता है ओव्यूल। अब एक ब्लैंक स्लाइड लेके इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है। हो गया। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेमन के बारे में। स्टेमन, स्टेमन यानी कि मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो मेल पार्ट में क्या होता है? सबसे पहले एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट के ऊपर क्या होता है? एक एंथर लगा होता है, ये होता है फिलामेंट। और ये फिलामेंट कहाँ से अटैच होता है? नीचे हाइपोथैलेमस से। फिलामेंट कहाँ से अटैच होता है? नीचे हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। फिर उसके बाद ये होता है एंथर। इसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं, सॉरी, इसे हम बोलते हैं एंथर। ओके। एंथर क्या होता है? एंथर एक सैक होता है। क्या होता है? एंथर एक सैक होता है जिनमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। क्या होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन। और एंथर कैसा होता है? सबसे पहले तो ये बाइलॉब्ड होता है। कैसा होता है? बाइलॉब्ड होता है। बाइलॉब्ड मतलब क्या होता है? दो लॉब होते हैं। बाई मतलब दो, लॉब्ड मतलब लॉब। बाइलॉब्ड मतलब दो लॉब होते हैं, इसमें ऐसे करके दो लॉब बने हुए होते हैं। और फोर चेम्बर्ड होता है। फोर चेम्बर्ड होता है। लॉब कितने होते हैं? दो होते हैं। और चेम्बर, देखो, जैसे हमारा हार्ट होता है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। और राइट साइड में दो चेम्बर होते हैं, एक राइट आर्ट्रियम और एक राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट साइड में दो चेम्बर होते हैं, एक लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। सेम ऐसे इसमें दो लॉब होते हैं, और दोनों को अगर काट दिया जाए, ऐसे ये है, इसको काट दिया जाए तो एक लॉब में ऐसे करके ये अलग अलग तरह के चेम्बर्स होते हैं। ये, इसको अगर हम काट दें तो चार चेम्बर निकलते हैं। और इसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, जिनमें क्या होता है? डिविजन्स होते हैं। और डिविजन्स के बाद क्या बनते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ओके। एंथर क्या होता है? बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होती है, इसमें दो लॉब होते हैं। दो लॉब होते हैं, और दोनों के दोनों लॉब्स होते हैं, दोनों लॉबों में दो दो चेम्बर होते हैं। सबसे पहले तो एक ऐसे स्ट्रक्चर होती है। ऐसे स्ट्रक्चर, इसको हम अगर ऐसे कर दें, तो अगर मैं बताऊं तो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ। डू समथिंग। ओके, ठीक है, ये रहा। देखो, ऐसे अगर हम इसे देखते हैं तो हमें ये ऐसे दो की स्ट्रक्चर दिखती है। ऐसे दो की स्ट्रक्चर दिख रही है। ये हमें दो दिख रहे हैं। ओके, ये हमें दो दिख रहे हैं। इनका जब क्रॉस सेक्शन करते हैं हम, और इसके अंदर कितने चेम्बर्स होते हैं? फोर चेम्बर्स होते हैं। थोड़ा मुझे सेट कर लेने दीजिए।
ऐसे इसके जब ऊपर से देखते हैं तो ऐसे 4 चेम्बर्स दिखते हैं, ऐसे करके 4 चेम्बर्स दिखते हैं। इज इट विजिबल? इज इट प्रॉपरली विजिबल? ये 4 चेम्बर्स दिखते हैं इनमें, ऐसे करके 4 चेम्बर्स दिखते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब पढ़ते हैं ओवरी के बारे में, पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल, पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट है। ये कैसा होता है? ये ऐसा होता है, सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, फिर ये होता है स्टाइल, फिर यहाँ पे होती है आपकी ओवरी। सबसे ऊपर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा बोलते हैं। और स्टिग्मा एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे पॉलिनेशन के टाइम पे, सॉरी, ओके, छींक आने जा रही थी मुझे और रुक गई। ओके, स्टिग्मा एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके गिरते हैं। मैं ऐसे बना देता हूँ पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स आके ट्रैप होते हैं यहाँ से, और इसके अंदर यहाँ से ऐसे करके एक छोटी सी पाइप लगी हुई होती है ओव्यूल तक। ओके, ये ऊपर वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, और ये जो लंबा सा पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम स्टाइल। ठीक है, और जो सोलन पार्ट होता है उसे हम ओवरी बोलते हैं। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है उसे हम बोलते हैं ओव्यूल, ओव्यूल बोलते हैं। स्टाइल तो एक लंबा सा पार्ट होता है। ठीक है, ओवरी इसका जो फूला हुआ पार्ट होता है, सोलन पार्ट होता है, सोलन पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल में क्या बनते हैं? ओवम्स होते हैं। ओवन, ओवम इन द सेंस फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स। फीमेल गैमेट्स कहाँ पे होते हैं? इसके ओवल में होते हैं। ठीक है, तो ओवरी जब पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलिनेशन के बाद जब यहाँ पे पॉलन ग्रेन आके अंदर फीमेल गैमेट से मिलता है, तब क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है? इन स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ जाते हैं। तो ओवरी जो होती है वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। जो ओवरी होती है मॉडिफाई हो जाती है और फ्रूट बन जाती है, और जो ओव्यूल होता है वो मॉडिफाई होकर सीड बन जाता है। गाइस आई थिंक मुझे कोल्ड हुआ है, तो बार बार छींक आने वाली होती है पर आती नहीं है, रुक जाती है। सो सॉरी फॉर दिस। तो ओवरी के बारे में आप सभी समझ गए। पिस्टिल यानी कि फीमेल पार्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अब चैप्टर पे आते हैं, नेक्स्ट पे। देखिए, जो रिप्रोडक्शन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, सॉरी गाइस, सॉरी, मुझे एक मिनट दीजिएगा बस।
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं इसे सेट कर देता हूँ। ओके। एक्चुअली मैंने कल अपना ब्लड डोनेट किया हुआ था, शायद उसी की वजह से थोड़ा कोल्ड हो गया मुझे। कोई नहीं। ओके। ओके। सो रिप्रोडक्शन होना है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में। जब हम कोई भी प्लांट लगाते हैं, सबसे पहले क्या होता है, मान लो हमने एक सीड लगा दिया। हमने क्या किया, एक सीड लगा दिया, फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, जर्मिनेट होना स्टार्ट करता है। जर्मिनेट होना स्टार्ट करता है, उसके जो रेडिकल्स होते हैं उससे रूट बनती है, जो कोलियोरिजा होता है उससे ऊपर के पार्ट्स स्टेमन वगैरह बनना स्टार्ट हो जाते हैं। सॉरी, कोलियोप्टाइल जो होता है उससे ऊपर के पार्ट्स बनते हैं, जो कोलियोरिजा होता है उससे नीचे के पार्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि रूट्स। कोलियोरिजा और कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल से ऊपर के स्टेमन फॉर्मेशन होता है, स्टेम फॉर्मेशन होता है, और जो कोलियोरिजा होता है उससे नीचे की रूट फॉर्मेशन हो जाती है। रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद जब धीरे धीरे पेड़ बड़ा होता है, फिर उसमें पत्तियां वगैरह निकल रही होती हैं, तब उसमें क्या होती है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट होती है, फ्लावर बनना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम फ्लावर क्या ही कंसीडर करें, इसको फ्लावर कंसीडर करते हैं। फ्लावर हम लेते हैं रेड कलर का। ओके। फिर उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्लावरिंग ऐसे ही तो स्टार्ट नहीं होती है। फ्लावरिंग ऐसा ही तो स्टार्ट नहीं होती है। ऐसा क्या होता है, इसमें जो होते हैं हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं। जैसे इंसानों की बात करें, बच्चा छोटा रहता है, फिर धीरे धीरे स्कूल एज आती है उसकी, प्री स्कूल एज आती है, फिर स्कूल एज आती है, फिर एडोलेसेंस में जाता है, फिर धीरे धीरे जब 18 से 18 प्लस हो जाता है तो वो एडल्ट हो जाता है। फिर ऐसे ऐसे उसकी स्टेजेज आती हैं। किसकी वजह से आती हैं, हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं। हार्मोन्स, नए नए हार्मोन्स बनते रहते हैं, कुछ बढ़ते रहते हैं, कुछ घटते रहते हैं। हार्मोन चेंजेस की वजह से क्या होता है, बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। सेम एज दैट प्लांट बॉडी में भी हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं, हार्मोनल चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से फ्लावर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है। तो फ्लावर फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, तो इस जो पूरी घटनाएं होती हैं उनको हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहली एक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन के पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं फ्लावर में, एक फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, जो जो होता है उसे हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फिर उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद की चीज़ें होती हैं। ठीक है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद की चीज़ें, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले, फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब फीमेल गैमेट मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जब फ्यूज होते हैं तब होता है फर्टिलाइजेशन। तब होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए सबसे जरूरी क्या है, मेल और फीमेल गैमेट्स का बनना। मेल और फीमेल गैमेट्स का बनना, ये काहे में आता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम पढ़ते हैं गैमीट फॉर्मेशन। क्या पढ़ेंगे, गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है। जैसे इंसानों की बात करें, तो इंसानों में क्या होता है, इंसान को अगर रिप्रोडक्शन करना है, अपने बच्चे पैदा करने हैं, ठीक है, अपने बच्चे पैदा करने हैं, तो कोई भी बच्चा पैदा होते हुए तो बच्चे पैदा करना स्टार्ट नहीं कर देता है, रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं कर देता है। उसके लिए होता क्या है, उसकी एक एक एज आती रहती है। जैसे कोई लड़का होता है, हम मेल की बात कर लेते हैं, उसमें स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है स्टार्टिंग से। धीरे 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 क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं बॉडी में, हार्मोनल चेंज होते रहते हैं। उसके बाद धीरे 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 उसमें क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। वैसे ही
इसमें जब फ्लावर बन जाता है तो फ्लावर से तुरंत ही रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल पार्ट हैं उनमें गैमीट फॉर्मेशन होता है। मेल पार्ट में मेल गैमेट फॉर्मेशन होगा और फीमेल पार्ट में फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जब आपस में मिलेंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा। तो अभी हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स का फॉर्मेशन। ओके, गैमेट फॉर्मेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गैमेट, सॉरी, अब हम पढ़ेंगे गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन ये कब होता है? जब फ्लावर में, जब प्लांट में हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं तब गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन कितने तरह का होता है? गैमेट फॉर्मेशन के कितने टाइप्स होते हैं? एक तो बनता है मेल गैमेट, एक तो बनता है मेल गैमेट, फिर दूसरा क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। सबसे पहले बनेगा मेल गैमेट, उसके बाद क्या बनेगा? फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट को बोलते हैं हम पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर, या माइक्रोस्पोर, ठीक है। फीमेल गैमेट को क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेट को तो कॉमनली ओवम ही बोल देते हैं। और क्या बोलेंगे? मेगास्पोर, मेगास्पोर, ठीक है। मेल गैमेट को पॉलन ग्रेन भी बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, और ओवम को क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं? ओवम भी बोल देते हैं और मेगास्पोर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ना है? माइक्रोस्पोर के बारे में पढ़ना है। क्या के बारे में पढ़ना है? माइक्रोस्पोर के बारे में। कोई स्लाइड छूट तो नहीं रही है? ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। स्टेमेन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम हम किसे बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। इसमें क्या होता है? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब होता है, जियम मतलब होता है, जियम मतलब होता है एक सैक, एक थैली जो लेके रखता है। माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि माइक्रोस्पोर को लेके रखेगा। ये एक थैली होगी जिसमें माइक्रोस्पोर रखे हुए होंगे, उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर मेगास्पोरेंजियम आता है, मेगास्पोरेंजियम का मतलब होता है एक थैली जिसपे मेगास्पोर रखे हुए हैं, बन रहे हैं, उसी में रह रहे हैं, उसे बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, और इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इससे हम ऊपर छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। नेक्स्ट पे है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि मेल गैमीट फॉर्मेशन, मेल गैमेट फॉर्मेशन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब होता है अ स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स माइक्रोस्पोर्स, अ स्ट्रक्चर दैट कंटेन माइक्रोस्पोर्स, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर which contains microspores, okay, ठीक है। A transfer in a transverse section, a typical microsporangium appears near circular in outline. It is generally surrounded by four wall layers: the epidermis, endothecium, middle layer, and tapetum. देखिए इसका मैंने फिगर दिया हुआ है, इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। ये है हमारा मेगास्पोरेंजियम, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या है? माइक्रो
स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं? 4 लेयर्स होती हैं। सो सबसे बाहर की लेयर होती है उसे बोलते हैं इपीडर्मिस। कौन सी डर्मिस? इपीडर्मिस। ओके, ठीक है। और इपीडर्मिस होती है, उसके आगे की जो होती है वो होती है इंडोथीसियम। कौन सी होती है? इंडोथीसियम। इंडोथीसियम होती है। उसके बाद मिडिल लेयर होती है और उसके बाद आती है टेपिटम। क्या आती है? टेपिटम। कौन सी आएगी? टेपिटम आएगी। इसमें देख लेते हैं, बाहर की सबसे बाहर की है इपीडर्मिस, फिर इंडोथीसियम या इंडोडर्मिस बोल देते हैं। सबसे फर्स्ट वन मैं इधर लिख देता हूँ। फर्स्ट वन इज इपीडर्मिस, इपीडर्मिस। सेकेंड वन इज इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस या इंडोथीसियम। उसके बाद थर्ड पे आती है मिडिल लेयर और फोर्थ पे आता है टेपिटम। नोट्स साथ साथ बनाते रहेंगे, साथ में नोट्स बनाते रहेंगे तो बाद में पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। फर्स्ट लेयर कौन सी होती है? इसमें टोटल 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, सेकंड इज इंडोडर्मिस और इंडोथीसियम, थर्ड वन इज मिडिल लेयर एंड फोर्थ वन इज टेपिटम। ओके, ठीक है। ओके, टेपिटम एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, टेपिटम जो लेयर होती है ऐसी लेयर होती है जो ग्रोइंग पॉलन ग्रेन को, ग्रोइंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देती है। क्या देती है? प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ये टेपिटम क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एक ग्रोइंग पॉलन ग्रेन को या ग्रोइंग माइक्रोस्पोर को क्या करती है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। अब हम थ्योरी देख लेते हैं इसकी। ओके, 4 वॉल्स होती हैं, epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. The outer 3 wall layer perform the function of protection. काहे कब काम करती हैं? outer 3 walls function of protection and help in digestion of enter to release the pollen. The innermost wall layer is the tapetum. It nourishes the developing pollen grain. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus. ठीक है। अभी हम इसमें देखें तो हमने जो पढ़ी थी, ये फर्स्ट हो गई लेयर, ये सेकंड लेयर हो गई, ये थर्ड लेयर हो गई। ये जो 3 लेयर्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो लेयर होती है, इसका काम होता है इसका काम होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ एंथर, प्रोटेक्शन ऑफ एंथर प्लस डेहिशंस, डेहिशंस एंड रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ऊपर की जो 3 लेयर होती हैं वो एंथर को क्या करती हैं? एक प्रोटेक्शन देती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं। उसके बाद जब एंथर पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है, पॉलन ग्रेन्स पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, तब ये क्या होती हैं? सूख जाती हैं और फट जाती हैं। फटने के बाद क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं बाहर। ठीक है। और जो फोर्थ वॉल होती है, जो फोर्थ वॉल होती है, फोर्थ वॉल करती क्या है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और क्या इसकी क्वालिटी होती है? जो टेपिटम होता है उसमें एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसमें जनरली मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये कॉमनली मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कौन? टेपिटम। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells are called sporogenous tissue occupy the center of each microsporangium. होमोजीनस सेल्स होते हैं, जो स्पोरोजीनस टिश्यू होते हैं वो ऑक्युपाई करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की सेंटर पे, इस सेंटर पे ये क्या करते हैं? ऑक्युपाई कर लेते हैं। और स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या होते हैं? होमोजीनस सेल्स। स्पोरोजीनस टिश्यूज कैसे होते हैं? होमोजीनस सेल्स होते हैं। कैसे होते हैं? होमोजीनस सेल्स। होमोजीनस मतलब क्या होता है? जीनस मतलब उत्पन्न होना, होमो मतलब एक ही तरह की सेल्स जो क्रिएट होते हैं,
जो उत्पन्न होते हैं, क्रिएट होते हैं, उसे बोलते हैं होमोजीनस। होमोजीनस सेल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हमें पढ़ना है कि माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं। ऐसी कौन कौन सी सेल्स होती हैं जिनमें माइक्रोस्पोर जो माइक्रोस्पोर का निर्माण करती हैं, जिनसे माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है। एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनेसिस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन। जैसे जैसे सेल्स, जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं ये होते हैं होमोजीनस टिश्यूज। होमोजीनस टिश्यूज, होमोजीनस टिश्यूज क्या होते हैं? अंडरगो अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन क्या होता है और माइटोटिक डिवीजन क्या होता है? दो डिवीजन्स होते हैं, एक मियोटिक, ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है। डिवीजन्स यानी कि सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, एक मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है? एक सेल होती है, एक सेल से चार सेल्स बन जाते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम जो होते हैं क्रोमोसोमल रिडक्शन होता है। अगर यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे n बचेगा, n बचेगा, n बचेगा, n बचेगा। ये डिप्लॉइड सेल्स में होता है। किसमें होगा? डिप्लॉइड सेल्स में होगा। और जितने भी सेल्स बनेंगी कैसे होंगी? हैप्लॉइड। कैसी सेल्स होंगी? हैप्लॉइड होंगी। ये क्या होता है? ये एक से दो बना देता है। ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन होता है। ये होता है रिडक्शनल डिवीजन। ये क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। ये होता है रिडक्शनल डिवीजन और ये होता है इक्वेशनल डिवीजन। इसमें एक सेल से दो सेल बनती हैं और इसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे भी 2n ही रहेगा, इसमें भी 2n ही रहेगा। यहाँ पे n है तो यहाँ पे n ही रहेगा। लेकिन गैमिट फॉर्मेशन में जो इन्वॉल्व होती है वो होता है मियोसिस। गैमिट फॉर्मेशन में मियोसिस इन्वॉल्व होता है। कलर चेंज कर लेता हूँ। गैमिट फॉर्मेशन में कौन यूज होगा? मियोसिस यूज होगा। मियोसिस इन्वॉल्व होगा, चाहे वो मेल गैमिट का फॉर्मेशन हो या फिर फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो। ठीक है। तो अभी हम गैमिट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कौन से डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे? मियोसिस डिवीजन के बारे में। ठीक है, पढ़ते हैं। तो जितने भी स्पोरोजीनस टिश्यू होती है वो अंडरगोज मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राइड। टेट्राइड क्या होता है? टेट्राइड मतलब होता है, टेट्रा मतलब होता है फोर। अभी मैंने बताया ना कि रिडक्शनल डिवीजन में एक से चार का फॉर्मेशन होता है, एक सेल से चार सेल्स फॉर्म होती हैं। इसे ही बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राइड। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राइड। ओके, एज इज सेल ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज कैपेबल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं टू गिव राइज माइक्रोस्पोर टेट्राइड। हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू सेल से, हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू से चार माइक्रोस्पोर बन सकते हैं। हर माइक्रोस्पोर एक माइक्रोस्पोर टेट्राइड बना सकता है। ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसे क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल किसे बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल उसे बोलते हैं जो मदर सेल होती है उससे क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ग्रेन्स, जैसे कि बच्चों को पैदा कौन करता है? मदर करती है। वैसे जो मदर सेल होती है उसी से क्या होते हैं? उसी में डिवीजन होता है, उसी डिवीजन से क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। डिफिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसे आप अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन भी कर सकते हैं और अपनी नोट्स पे राइट डाउन भी कर सकते हैं। इससे कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस, डिवीजन कौन सा होगा? मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
The microspore as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad. मैंने बताया ना, एक से कितने फॉर्म होंगे, 4 बनेंगे, और क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड. एज ए एंथर मेच्योर एंड डिहाइड्रेट, जैसे जैसे एंथर होता है मेच्योर होता रहता है, डिहाइड्रेट होता रहता है, उसका पानी बाहर सूखता रहता है, माइक्रोस्पोर द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स. वैसे वैसे वो सूखता रहता है और पॉलन ग्रेन्स बनता रहता है. Inside each microsporangium, several thousands of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. इसमें बताया जा रहा है कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई हजार तक के माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, बनते हैं, जो कि रिलीज आउट होते हैं जब एंथर फट जाता है, एंथर रप्चर हो जाता है, एंथर का डेहिसेंस हो जाता है, तब वो बाहर क्या होते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, बाहर फैल जाते हैं. ओके, एक मिनट दीजिएगा, कोई शायद गेट पे आया हुआ है, मैं देखता हूँ. एक मिनट दीजिएगा. मेरे कोल्ड की वजह से आज बार बार थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा रनिंग नोज भी है मेरी, वाटरी नोज है, रनिंग नोज है, उसकी वजह से मुझे जाना पड़ जाता है बार बार. ओके, सो हम बात कर रहे थे. हाँ, एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई थाउजेंड तक के माइक्रोस्पोर हो सकते हैं. माइक्रोस्पोर्स को ही क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, हो सकते हैं, जो कि रिलीज तब होते हैं जब एंथर डेहिसेंस हो जाता है. डेहिसेंस हो जाता है, डेहिसेंस इन द सेंस रप्चर हो जाता है, फट जाता है. ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. ये देखिए, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था. इसमें क्या होता है, इसमें 4 लेयर्स होती हैं. ये हमारा दिया हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम. माइक्रोस्पोरेंजियम जो ऐसे था, हमने उसको इसको काट दिया, उसका ट्रांसफर सेक्शन ऐसे दिखाया जा रहा है. ठीक है, और ये मैंने दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसे क्या होते हैं, इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं. ठीक है, क्या होते हैं, इसमें 4 चेम्बर्स होते हैं. ओके, ये फर्स्ट, सॉरी ब्लंडर हो गया. दिस वन इज फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. ओके, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं. ये क्या होता है, हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम होता है. माइक्रोस्पोरेंजियम होता है. माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में आउटर लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके अंदर की लेयर इंडोडर्मिस, उसके अंदर की लेयर को मिडिल लेयर बोलते हैं, और ये जो इसके ऊपर बनी होती है, स्पोरोजीनस टिश्यू के ऊपर बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं, टेपिटम बोलते हैं. जो टेपिटम होती है वो स्पोरोजिनस टिश्यू के ऊपर होती है. स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो सेंटर पे ऑक्युपाई कर जाता है. होमो स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होते हैं, होमोजिनस टिश्यूज होते हैं, जो कि सेंटर पे ऑक्युपाई कर जाते हैं. इन्हीं में क्या होते हैं, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट होते हैं. इन्हीं के अंदर क्या बनना स्टार्ट होता है, हमारे पॉलन ग्रेन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं. ये देखिए, पॉलन ग्रेन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे. और ये जो टेपिटम नाम की स्ट्रक्चर, ये जो वॉल है इसके ऊपर, ये क्या करती है, इस अपने अंदर बन रहे हुए पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है ये टेपिटम सेल्स.
टेपिटम क्या होती है, इसके जस्ट ऊपर होती है और क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद क्या होता है, धीरे 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 डिहाइड्रेशन होने लगता है अंदर, डिहाइड्रेशन होता रहता है और क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो मेच्योर होते रहते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, मेच्योर होने लगते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, ये जो तीनों लेयर्स होती हैं, इपिडर्मिस, इंडोडर्मिस एंड मिडिल लेयर, इपिडर्मिस, इंडोडर्मिस एंड मिडिल लेयर, ये क्या होती हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इसके बाद क्या करती हैं, इनमें डेhiscence हो जाती है, डेhiscence हो जाती है, उसके बाद जितने भी मेच्योर पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका प्रोसेस होता है। ये देखिए, ये बाहर की लेयर्स रप्चर हो गई हैं, डेhiscence हो गया है इनमें, और जो मेच्योर पॉलन ग्रेन्स हैं वो बाहर निकलने लगे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट, pollen grains represent the male gametophytes. If you touch the opened anthers of hibiscus, अगर आप लोगों ने देखा होगा गुड़हल का जो फूल होता है, हिबिस्कस जिसे हम बोलते हैं, गुड़हल का जो फूल होता है उसको अगर हम ऐसे टच करें, उसमें जो लंबी सी डंडी टाइप की निकली हुई होती है, उसे हम टच करें तो हमारी फिंगर पे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स चिपक जाते हैं, येलो कलर के छोटे छोटे पॉइंट्स चिपक जाते हैं। वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स, वो हिबिस्कस फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, येलोविश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड टेक अ ग्लास स्लाइड टू ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ग्लास स्लाइड पे ले सकते हैं उसे, ग्लास की स्लाइड हो उस पर ऐसे रख सकते हैं और माइक्रोस्कोप के अंडर में देख सकते हैं। और अगर हम उसे उसमें रखें और उसमें देखें तो अलग अलग तरह के, अगर हम पॉलन ग्रेन्स को ऐसे ही देखें, ऑब्जर्व करें, तो हम ये देखते हैं, देखो अगर हम नेक्ड आई से देखें, ऐसे कॉमनली नेक्ड आई से देख रहे हैं हम, ऐसे नेक्ड आई से देखें अगर, तो हमें पॉलन ग्रेन्स में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन इतने छोटे होते हैं कि हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर उन्हें हम माइक्रोस्कोप में रखें और अलग अलग तरह के, अलग अलग स्पीसी के पॉलन ग्रेन्स को देखें, तो हम देखते हैं कि उनकी जो अलग अलग पॉलन ग्रेन्स होते हैं तो अलग अलग स्ट्रक्चर भी होती है। different type of pollen grains show different type of structures. Okay, different type के जो pollen grains होते हैं वो different type की structure भी show करते हैं। Okay, next पे आ जाते हैं, pollen grain के बारे में क्या है। pollen grain जो होते हैं commonly spherical होते हैं, spherical ही होते हैं, उन पे कई तरह की structures होती हैं, different type of structures हो सकती हैं। Okay, तो उनका जो spherical होते हैं, उनका जो diameter होता है 25 to 50 माइक्रो मीटर्स होता है एज अ प्रोमिनेंट टू लेवल। इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, इसकी जो डायमीटर होगी वो अप्रॉक्सीमल 25 टू 50 होगी, और इसके दो लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं, दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्साइन और अंदर की होती है इंटाइन। फर्स्ट वन इज इंटाइन एंड सेकेंड वन इज, सॉरी, फर्स्ट वन इज एक्साइन एंड सेकेंड वन इज इंटाइन। ओके, जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर, जो आउटर लेयर होती है वो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, काहे की, स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो ना किसी इंजाइम से डिग्रेड होता है, ना ये जो होता है वो विस्टैंड करता है हाई टेम्परेचर पे भी, ये हाई टेम्परेचर पे भी रह सकता है, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी एल्काली सब्सटेंस अगर इसके ऊपर डाल दें या इसको उठा के एल्काली सब्सटेंस में डाल दें तब भी इसका कोई बाल बाका नहीं होता है, ये प्रॉपर सेफ रहता है। इसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, किसकी वजह से, स्पोरोपोलेनिन की वजह से। और स्पोरोपोलेनिन ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से हम पॉलन ग्रेन्स को कंजर्व करके रख सकते हैं, कितने भी टाइम तक हम इसे कंजर्व करके रख सकते हैं, जितने टाइम तक हम चाहें, क्योंकि ना ही ये हाई टेम्परेचर से इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को इसके अंदर डाल देने से इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही किसी एल्काली मटेरियल को इस पे डालने से इस पर कोई डिफेक्ट पड़ेगा। गाइस, समझ इज कॉलिंग मी।
आज शायद आज की क्लास में कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, सो सॉरी फॉर दैट ऑल। ओके, सो अभी हम पढ़ रहे थे। हाँ ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे, मैं इसी की रेज कर रहा हूँ। हाँ, इसकी होती है एग्जाइन, एग्जाइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है जो विथस्टैंड करता है हाई टेम्परेचर्स पे। हाई टेम्परेचर से भी इसका कुछ नहीं होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड से भी इस पर कोई डिफेक्ट नहीं पड़ता है। एल्काली सब्सटेंस से भी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। कोई एंजाइम्स भी इस पर कोई असर नहीं कर पाता है, ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो इसे डाइजेस्ट कर सके। ओके, ठीक है। पॉलन ग्राइंड की जो एग्जाइन है, हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्म पोर्स। इसमें क्या होते हैं, जैसे ऊपर की स्ट्रक्चर होती है, इस पर कुछ अपर्चर्स भी होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो ओपनिंग्स होती हैं, इन्हें हम छेद समझ सकते हैं। अपर्चर्स होते हैं पूरे पूरे। इन जगहों पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, इन जगहों पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। तो जब जर्मिनेशन होता है सीड का, इसके बाद जब सीड जर्मिनेशन होता है, इसी से क्या होती है, जर्म ट्यूब्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं? जर्म ट्यूब्स निकलती हैं। ओके, इन्हीं से क्या होती हैं? जर्म ट्यूब्स निकलती हैं। कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स बोलते हैं, जर्म पोर्स बोलते हैं। जर्म पोर्स के पे क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। जर्म पोर्स पे स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। pollen grains are well preserved as fossil because the presence of स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से हम इन्हें एज अ फॉसिल रिजर्व करके रख सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी बताया ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी कुछ नहीं होता है, एल्कालिज भी कुछ नहीं कर सकते, कोई एंजाइम से भी ये डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। द इनर वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। अभी मैंने बताया दो लेयर होती है, ये पॉलन ग्रेन है, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकेंड लेयर। एक्साइन के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं इंटाइन के बारे में। पढ़ते हैं इंटाइन के बारे में। इंटाइन जो होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है। व्हेन पॉलन ग्रेन इज मैच्योर एंड इट इट कंटेन्स टू सेल्स। ये एनसीईआरटी में देखेंगे अगर, फिगर 1.5 बी पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो उसमें कितनी सेल्स होती हैं? दो सेल्स होती हैं, पहली वेजिटेटिव सेल होती है और दूसरी जनरेटिव सेल होती है। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बड़ी होती है और उसके पास अबंडेंट फूड मटेरियल होता है। वेजिटेटिव सेल कैसी होती है? बड़ी होती है और उसके पास बहुत ही ज़्यादा फूड मटेरियल होता है, और लार्ज एंड इरेगुलरली शेप क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और जो जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है और फ्लोट करती रहती है उसी वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल में फ्लोट करती रहती है। क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन होता है, मेच्योर हो जाता है, इसे हम इतना बड़ा कर देते हैं, इसमें दो सेल्स बन जाती हैं, एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल बनती है, दूसरी जनरेटिव सेल बन जाती है। पहली वेजिटेटिव सेल और दूसरी कौन सी बनेगी? जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल बन जाएगी। जो वेजिटेटिव सेल होती है उसके पास अबंडेंट फूड मटेरियल्स होते हैं, अबंडेंट, इसके पास क्या होते हैं? अबंडेंट फूड मटेरियल्स होते हैं। किसके पास? वेजिटेटिव सेल के पास अबंडेंट फूड मटेरियल्स होते हैं। और जो जनरेटिव सेल होती है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती रहती है। ठीक है, और इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। वेजिटेटिव सेल में क्या होता है? एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है।
Over 60% of angiosperm pollen grains are shed at this two cell stage. 60% में क्या होता है, 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि जो एंजियोस कि ये टू सेल स्टेज पे ही पॉलन ग्रेन सेट हो जाता है। टू सेल मतलब एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल, दो सेल स्टेज में ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन सेट हो जाता है। और जो 40% ऑफ स्पीसीज बचती हैं, 40% ऑफ कैटेगरीज बचती हैं एंजियोस्पर्म में, वो तीन सेल थ्री सेल स्टेज पे सेट करती हैं। ओके, और इसमें तीन सेल्स बनती कैसे हैं, ये जो जनरेटिव सेल्स हैं, जो जनरेटिव सेल है इसका नाम ही है जनरेटिव सेल, नाम ही क्या है, जनरेटिव सेल। और ये डिजेनरेट हो जाती है, दो पार्ट्स में टूट जाती है। इसे ऊपर कर देते हैं। क्या होती है, ये जो जनरेटिव सेल है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। देखो दिया हुआ है, द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू टू मेल गैमेट्स बिफोर pollen grains आर सेड। जनरेटिव सेल क्या होती है, जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन में मैंने बताया था एक सेल से दो सेल बनती हैं। जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं मेल गैमेट। क्या बनाती है, दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं बिफोर pollen grain सेड एट थ्री सेल स्टेज। ओके, टू सेल स्टेज और थ्री सेल स्टेज समझिए। थ्री सेल स्टेज क्या होता है, पहले टू सेल स्टेज होती है जिसमें एक वेजिटेटिव बड़ी सी सेल होती है, वेजिटेटिव सेल होती है जिसमें अबंडेंट फूड मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, एक डेंस साइटोप्लाज्म होता है जिसमें जनरेटिव सेल फ्लोट करती रहती है। तो ये होती है टू सेल स्टेज। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म के जो पॉलन ग्रेन होते हैं इसी टू सेल स्टेज में सेट कर जाते हैं। और जो बाकी बचे 40% ऑफ स्पीसीज होती हैं एंजियोस्पर्म्स की, उनमें क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होती है वो डिवाइड कर जाती है माइटोटिकली, यानी एक सेल से दो सेल हो जाती हैं। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सेल हो जाता है वो तीन हो जाता है, थ्री हो जाता है, एक वेजिटेटिव सेल और दो जनरेटिव सेल। इसे हम बोलते हैं थ्री सेल स्टेज। ठीक है, 40% ऑफ पॉलन ग्रेन्स किस पे सेट करते हैं, थ्री सेल स्टेज पे सेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं 15 पे। ठीक है, इसमें पॉलन ग्रेन की कुछ फायदे बताए गए हैं, एडवांटेजेस बताए गए हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया हो। कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। पहले डिसएडवांटेज दिए हुए हैं कि इनसे कौन कौन सी बीमारी फैल जाती है, उनके बारे में बताया गया हुआ है। पॉलन ग्रेन्स क्या करते हैं, सिवियर एलर्जीज फॉर्म करते हैं, एलर्जी फैलाते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो जाते हैं इन सम पीपल, ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इससे क्या होता है, कई सारी एलर्जीज क्रिएट हो जाती हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हो जाते हैं, और कई लोगों में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं जैसे कि एंथमा एंड ब्रोंकाइटिस। ऐसी ऐसी बीमारियां भी देखने को मिलती हैं इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के द्वारा। ठीक है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है, पॉलन ग्रेन का कंज्यूप्शन किया जाता है जो कि एथलीट की परफॉर्मेंस भी बढ़ा देता है। और जो हॉर्स रेसेस होती हैं, हॉर्स रेसेस में क्या करते हैं, हॉर्सेस को पॉलन ग्रेन्स खिलाए जाते हैं ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस बढ़ा देता है। एथलीट्स भी इन फॉर्म ऑफ एनर्जी बढ़ा देता है इनकी। ये रिच न्यूट्रिएंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके कंज्यूप्शन से परफॉर्मेंस में इंक्रीज हो जाता है। एथलीट्स भी इसका यूज करते हैं और हॉर्सेस को भी ये दिए जाते हैं। ठीक है, इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ड्रार्स दैट कम इनटू इंडिया एज अ contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence of cause of pollen allergy। देखो, एक पॉलन एलर्जी होती है, पॉलन एलर्जी सभी पॉलन ग्रेन से नहीं होती है। जैसे एक पार्थेनियम या कैरेट ग्रास बोला जाता है, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, इसे कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। वो इंडिया में आया था। इंडिया में कब आया था, पहले इंडिया में नहीं था। बाहर से जब व्हीट की अलग कोई वैरायटी इंपोर्ट की गई तो व्हीट के सीड्स के साथ इसके भी सीड्स आ गए थे। जब वो यहाँ पे लगाए गए, व्हीट जब खेतों में डाले गए, उसके सीड्स डाले गए, जब वो ग्रो किए तो साथ में पार्थेनियम भी ग्रो कर गया, और आज ये इतना ज़्यादा हो गया है कि लगता है जैसे इसका जो ओरिजिन कंट्री है ये इंडिया ही है। ओके, ये ऐसा दिखता है। कि फिर से कोई आ गया दरवाजे पे, एक मिनट दीजिएगा मुझे।
आई थिंक अब मुझे बाहर ही जाना पड़ेगा। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं अभी क्या क्या बचा हुआ है। अभी पॉलन ग्रेन के बारे में ही थोड़ा बचा हुआ है। पॉलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल एंड सम एक्सटेंट। देखो इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ पॉलन ग्रेन जो होते हैं सेड होने के बाद, पॉलन ग्रेन एंथर के डेसेंस होने के बाद जब वहां से निकलते हैं तो कितने टाइम तक कैपेबल रहते हैं फर्टिलाइजेशन करने के। तो अलग अलग तरह की स्पीसीज में सॉरी, डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट टाइम होता है, टाइम ऑफ विएबिलिटी होता है। डिफरेंट स्पीसीज का डिफरेंट टाइम ऑफ विएबिलिटी होता है। जैसे जैसे कि कुछ सीरियल्स सच एज राइस, व्हीट, pollen grains lose viability in 13 मिनट्स। जैसे राइस और व्हीट में क्या हो जाता है, 30 मिनट्स में ये अपनी वायबिलिटी क्या होते हैं, खो देते हैं। वो राइस और व्हीट में कुछ होते हैं जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलानेसी, ये कई महीनों तक, इनकी मंथ तक वेएबिलिटी क्या होती है, बनी रहती है। वेएबिलिटी मतलब होता है फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर जो हमारे जो स्पर्म्स होते हैं, स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी कब तक रहती है, लगभग 48 आवर्स तक। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, उसके बाद फिर ये फर्टिलाइजेशन करने के योग्य नहीं रहते हैं। सेम एज दैट, उसी तरह पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं किसके, राइस और व्हीट के, वो लगभग आधे घंटे वहाँ से निकलने के बाद, माइक्रोस्पोरेंजियम से निकलने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद अपनी वायबिलिटी खो देते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं रोजेसी, लेगुमिनेसी एंड सोलानेसी, इनमें कई महीनों तक वायबिलिटी बनी रहती है। ठीक है, तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उन्हें हम स्टोर करके भी रख सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन को। और कई सारी स्पीसीज, कई सारी ऐसी स्पीसी के पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि स्टोर किए गए हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। कितने टेम्परेचर पे, सॉरी ये यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, 196 है यहाँ पे, ये 190 माइनस ऑफ 196 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, माइनस ऑफ 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख के रिजर्व करे जाता है। कई सारी स्पीसी के पॉलन ग्रेन्स हैं जो कि रिजर्व करके रखे गए हैं। ओके, तो आई थिंक अब इसका काम खत्म हो गया पॉलन ग्रेन का। अब आ जाता है हमारा पिस्टिल, यानी कि मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। अभी फर्स्ट हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके टाइप्स पढ़े, फ्लावर के बारे में पढ़ा, फ्लावर की स्ट्रक्चर देखी, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़े, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़े, और एक्सेसरी पार्ट्स भी पढ़े, एक्सेसरी पार्ट्स भी पढ़े। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या थे, पिस्टिल, पिस्टिल यानी कि फीमेल, और स्टेमन, स्टेमन यानी कि मेल पार्ट, इनके बारे में पढ़ा। एक्सेसरी, कैलिक्स और कोरोला, इनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पढ़े हमने। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में अभी क्या पढ़ा है हमने, गैमेटोजेनेसिस की डिफिनेशन पढ़ी, गैमेटोजेनेसिस की डिफिनेशन पढ़ी। और अभी हम पढ़ रहे थे मेल गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, जिसमें हमने पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन पढ़ा, पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन पढ़ा।
और अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा, ये था हमारा लेक्चर 1 का कंटेंट। अब हम लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे कहाँ से, मेगास्पोरोजेनेसिस से। मेगास्पोरोजेनेसिस से, ठीक है। Okay, so for further more videos, subscribe this channel and like this video, share and subscribe this. Okay, bye bye.